जिला कलेक्टर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का ये आज 47वें दिन धरना जारी है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से 1 सितंबर 2024 को धरने पर बैठे और आज देखते देखते सितंबर बीत गया और अक्टूबर चल रहा है और देखते देखते 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन न धरना समाप्त हो रहा है न सरकार का कोई निर्णय आ रहा है। जिस प्रकार के सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पर बैन लगाया है, जिस प्रकार से उन पर रोक लगाई है, अरबों खरबों रुपए जनता के जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में लोगों के फंसे हुए हैं, उसी क्रम में उस पैसे को वापस लेने के लिए ये जन आंदोलन धरना आज भी जो है लगातार चालू है और 47 दिन बीत चुके हैं। कई रैलियां हुई, कई आंदोलन हुए, कई बार धूप छाँव बरसात आई, लेकिन अभी तक धरनार्थी अपने स्थान से हिले नहीं है और लगातार इस संघर्ष को बनाए हुए हैं। और आखिर जनता की मेहनत का पैसा आखिर कब मिलेगा, उसको लेकर लगातार चिंतित हैं। हम देखें कि क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां भी अपनी ओर से बहुत बड़ी कार्यकर्ता पहल कर रहे हैं। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से भी विशाल भुगतान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, विभिन्न तरीके से सत्याग्रह किया गया, लेकिन कहीं सरकार ठस की मस होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आखिर निवेशकर्ताओं को उनका पैसा कैसे मिलेगा? आइए हम धरना स्तर पर चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। 43वां दिन है हमारे धरने को लगातार, मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद होने के बाद में 42 करोड़ नागरिकों को अभी तक कोई भी न्याय मिलने की संभावना नहीं हुई है। लगभग 20 वर्षों से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि देश में विभिन्न सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक और संस्थाएं, एनबीएफसी कंपनियां गरीब जनता, जिसमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, उनसे विश्वास में बेला फुसलाकर उनसे जमा ले ली जाती है और बाद में उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं या वो भाग जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का दायित्व है कि वो तय सीमा में उन निवेशकों का समाधान कर उनको उनकी जमा राशि को लौटाए और सरकार अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो सरकार अपनी तरफ से राशि मिलाकर उनको देवे। मगर क्या हो रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन भर की पूंजी उन्होंने धोखे में आकर उस संस्था और बैंक में जमा करा दी, जिसमें आदर्श कोऑपरेटिव बैंक है, सहारा बैंक है, या ये हैं साईं प्रसाद कंपनी है। और ये बड़ी आसानी से हम बहुत कम समय में इसका समाधान कर सकते हैं, मगर हमारी तीनों ही संस्थाएं नकारा साबित हो रही है। इस नकारा संस्थाओं की वजह से आज हमें धरना देना पड़ रहा है। और 42 करोड़ जनता में ऐसे लोग हैं जो दिन दहाड़ी लगाते हैं, जो शाम को सब्जी बेचते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की 20-20, 30-30 रुपये रोज़ की पैसा उनमें जमा कराया। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हम एक तरफ लोग कहते हैं विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, हमारी व्यवस्था इतनी नपुंसक और पंगु हो चुकी है कि किसी का समाधान भी नहीं हमें समय से हो पा रहा है। मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का राष्ट्रीय संयोजक हरीश कुमार समवाल का मैं भी 1 सितंबर से लगातार इस धरने में शामिल हूँ और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक कि निवेशकों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता। और हमारे यहाँ के अधिकारी भी लाचार हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब सहारा वाले मैटर में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आ रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी लाचार, अपने आप को लाचार साबित कर रही है। जब हमारे देश की तीनों ही व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका लाचार है, तो आम जन कहाँ जाएगी? उस आम जनता के लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें यह आशा है कि हम इस धरने के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में सफल रहेंगे और जिस दिन हमारा भुगतान होगा उस दिन हम हमारा धरना पूर्ण करेंगे और हम यहाँ बैठकर आम जनता के दुख दर्द भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई जनता किसी भी समस्या से पीड़ित है, अगर वो भ्रष्टाचार से पीड़ित है या किसी भी सरकारी व्यवस्था से पीड़ित है,
वो निश्चित ही हमारे पास आए, अपना एप्लीकेशन लिखित में देवें। हम उनकी मदद का पूर्ण आश्वासन देते हैं कि हम हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग करके उसकी मदद करवाएंगे। धन्यवाद। अभी तक क्या कुछ किया आपने आंदोलन में? हैं? क्या कुछ प्रयास कर चुके हैं आप आंदोलन में? हमने रोज़ हम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं और हमने 3-4 बार बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। पहले एक बार हमारे यहाँ के धरना कर्मियों को हाथीबोल पुलिस वाले जबरन उठा के ले गए, उसके खिलाफ हमने 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन किया। 15 तारीख को हमने पूरे देश के आदर्श के निवेशक आए, वो 400-500 की संख्या में आए। कल पूरा रोड जाम किया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कहते हैं कि एक कण भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। किसी भी तरह से हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हम बेउम्मीद होते हुए भी हम धरना चालू रखेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ धरना कर्मी जो भी आते हैं, पूरे दिन भर का अपना काम धंधा छोड़कर, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिन दिहाड़ी वाले हैं, कोई 100 कमाता है, 500 कमाता है, कोई 300 कमाता है। हमारा घर का खर्चा चलना मुश्किल है, मगर हम मरने से बेहतर है कि लड़के मरेंगे। योजना के लिए बैठे क्या? हैं? योजना लेने के लिए बैठे? क्या करें? योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैठे? योजनाओं के लाभ के लिए नहीं बैठे। जिन निवेशकों का पैसा जमा है, उनका हिसाब से मैं ब्याज के पैसा मिल जाए उनको, उसके लिए हम बैठे हैं। और हम यहाँ से इसी मंच से मैं आह्वान करता हूँ कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान भी इसी मंच से चालू हो चुका है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और लगातार हम काम करते रहेंगे। हमारा देश में जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता, आम भारतीय नागरिकों को अपना न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इन लोगों का पूरा पैसा नहीं मिल जाता, तब तक हमारा धरना यथावत चालू रहेगा और ये हमारा धरना चलता रहेगा। अपने पैसे के लिए धरना देना पड़ रहा है, ये कैसी नौबत आ गई? यही तो हमारे देश के आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आम जनता ने अपने घर बार की, किसी ने घर बेचकर पैसा लगा दिया, किसी ने अपने जीवन की कड़ी पैसा लगा दिया। आज वो अपने खुद के पैसे के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारी तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पंगु हो चुकी है। हमें उम्मीद नहीं है, मगर हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कई स्तर पे काम कर रहे हैं। देश के 400 जगह पे धरना लगातार जारी है और धरना जब तक लगा रहेगा जब तक कि हमारा ये भुगतान नहीं हो जाता। मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्भय सिंह जाला, कल्याणपुर, ऋषभदेव, उदयपुर की तरफ से आज हमारा 47वां दिन ठगी पीड़ित परिवार के लिए धरना जारी है। हमें आज जब तक हमें ठगी पीड़ितों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रखेंगे। और अभी 47 दिन में हमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारी सूचना पहुंच रही है। लोग जागरूक होकर के इस ठगी पीड़ितों का परिवार को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल आज तक 47 दिन में कोई सूझबूझ नहीं ली है। और आज हम जब प्रशासन के सामने, उदयपुर एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीआईजी साहब के सामने निरंतर हम उनके आंखों के सामने बैठे हुए हैं, परंतु उन्होंने प्रशासन बिल्कुल हाथ खड़ा कर रही है। ये मामला केंद्र सरकार, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका, आज हम 10 साल से ज्ञापन दे दे कर थके हैं और जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक हम उठने वाले नहीं हैं। और ढाणी में आज अगर आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ढाणियों में जाकर पूछें किसने 100 रुपया, किसने 500 रुपया, किसने 1000 रुपया जमा कराया और दिन भर मजदूरी करने के बाद, जमा कराने के बाद उसे पैसा नहीं मिल रहा है उस गरीब। तो हम भारत को सुदृढ़ भारत बनाना चाहते हैं, आदर्श भारत बनाना चाहते हैं। और जिन गरीबों के घर आज बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी कराने के लिए उन्होंने बचत करने का प्रयास किया, और आज जब एक तरफ तो गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, एक तरफ अरबों खरबों रुपया जमा हो जा रहा है और न्यायपालिका आदेश कर रही है और
और उसके लिए कमेटियाँ बैठा रहे हैं और कमेटियाँ बैठा करके इसको ठेल रहे हैं। और न्यायपालिका आदेश करी है, व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल उस बात को ऐसे ढकोसले में ले रही है, उनके लिए कमेटी बना रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं, उसको एक सीटिंग के 2 लाख रुपया, हाई कोर्ट का जज बैठता 1.5 लाख रुपया और सेबी सिविल इंजीनियर अकाउंटेंट बैठता पर सीटिंग 75,000 रुपया। इसी गाड़ी कमाई, हमारे गरीबों की कमाई, और आज 42 करोड़ लोगों की कमाई का आज बट्टा लगाने के लिए ये सरकार बैठी हुई है। क्या ये सरकार को ये नहीं है कि आज 47 दिन में हो गए, तो क्या जयपुर चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान ने कभी सूद नहीं ली कि वो शरणार्थी को क्या दशा है? कभी केंद्र सरकार की चीफ सेक्रेटरी ने ये कभी सूचना नहीं ली क्या बेटे शरणार्थियों की क्या समस्या है? आज हम प्रशासन से भीड़ रहे हैं, प्रशासन को एक दिक्कत आ रही है। हम एक पागल कुत्ते की तरह हम घुमरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, कलेक्टर के सामने लपक करके ताक करके बैठे हैं कि हमारे निवेशों की राशि कब तक देवें। लालसा लगे आंखें टिका कर बैठे हुए हैं, परंतु कोई किसी भी प्रकार का कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार, भजन लाल जी आप वहाँ विराजे हुए हो, आप नए युवा कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, संगठन के अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो आज ये जोश तो दिखाओ कि निवेशकों को राशि में कैसे जल्दी और केंद्र सरकार से बात करके और निवेशकों को दानी जा करके पेमेंट दिलावें, तो ही आपका धन्य होगा। नहीं तो अन्यथा आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा भारत हो, ये कभी सुखी भारत नहीं बना सकोगे। आपके राजनीति का अगर राजनीति करना है, अगर राजा होता तो उसको हम दोषी ठहराते। लोकतंत्र में हम किसको दोषी ठहरावें? एक दूसरे पर ठेल करके कमेटियाँ बैठा करके हर बात को लंबी बढ़ाई जा रही हैं। अभी आपको बीच में बताऊं, यहाँ प्रतापपुर थाने में एक कंपनी के कई 100 पॉलिसी जमा कराई थी और वो पॉलिसी गुम हो गई। वो आज वो सेशन कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। इस प्रकार थाने में CMD मिल करके और थाने से मिल करके वो पॉलिसियाँ वो गुम हो करके और उस प्रकार से वो झूठी करके वो आज घूम रहे हैं और बिना पॉलिसी इनको कंपनी वाला क्या पैसा देगा? संभव नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवीलाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार्य मुक्त भारत। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये 47 दिन से धरना दे रहे हैं और इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और कहते हैं भारत में लोकतंत्र है। अब इसको लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं जब ये लोग बेचारे इतने परेशान हैं और इनके खुद के पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? और जब अगर इतने दिन से धरने पे बैठे हैं तो इन लोगों की सुननी चाहिए। इनके लिए इनको एक रास्ता या एक कमेटी बना के इसकी जांच करके किन किन लोगों की वजह से ऐसा हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये तो एक नाम मात्र लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी आप देखो, इस तरह से लोगों को, कई सारे जनों को लूटा और कई तरह से इन लोगों की अवैध रूप से इन्होंने पैसा जमा करके और खा के वो रफू चक्कर हो गए और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बड़ी गजब की, मतलब सोच के ऐसा लगता है कि अपन कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनी जाती है, लेकिन यहाँ तो जनता की कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इसीलिए अगर प्रशासन अगर सुन रहा है तो इन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, सुन के इसके ऊपर कोई कमेटी का गठन कर या जिन लोगों ने इनका अवैध रूप से इनका पैसा लिया है इनको वापस दिलाया जावे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे, इन लोगों को राहत दी जावे। मेरा तो यही निवेदन है प्रशासन के कि इनको राहत दी जावे, इनकी सुनी जावे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो पैसा इन लोगों ने जमा किया है वो उनका खुद का पैसा मांग रहे हैं। कोई आप लोगों से न तो कोई ये भीख मांग रहे हैं, न कोई आपसे रहम या ऐसा कुछ मांग रहे हैं। इन लोगों को आज जिस तरह से डिजिटल इंडिया हुआ है और जिस तरह से अपना देश तरक्की कर रहा है, तो लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम में लोगों के बहुत सारे पैसे हड़प रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होती उन लोगों की, और वो लोगों को उनका पैसा, गाढ़ा पैसा डूब जाता है। इसी तरह इन लोगों ने जो पैसा जमा कराया, वो पैसा उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनके खाते सिर्फ फ्रीज किए गए। वो पैसा सरकार के पास यदि पड़ा है तो फिर देने में तकलीफ क्या? इनका पैसा है, इनके पास पॉलिसी है, इनके पास उसका पूरा कानूनी प्रमाण पत्र है कि हमने ये पैसा जमा कराया। उसके बावजूद भी इन लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ, इन लोगों की सुने और इनका पैसा इनको वापस लौटाया जाए। जिस तरह से प्रशासन में कोविड की महामारी फैली थी पूरे देश के अंदर, तब
प्रशासन ने गरीब से गरीब किसी को भूखे नहीं मरने दिया, सभी को उनको जीविकोपार्जन की व्यवस्था की। इस तरह से अगर ऐसा है तो इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं की भी जीविकोपार्जन की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्होंने जितना पैसा जमा कराया, आज इनकी गाड़ी कमाई सारी चली गई, आज ये हैंड टू माउथ हो गए। इन लोगों के लिए बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। ये वो जिस तरह से कोविड में अंदर लोग परेशान थे, उसी तरह ये भी परेशान है। तो प्रशासन को चाहिए कि इनकी जैसे उधर मदद की वैसे इनकी मदद करके इनको इनका न्याय दिलाया जाए। इन लोगों ने जो पैसा जमा कराया है, इन पैसा जमा कराने के बाद इनकी ज़िंदगी भर की पूंजी चली गई। अब ये एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके अंदर न तो इनको समाज में सम्मान है, ना उसके कहीं सोसाइटी में, क्योंकि इन लोगों ने दूसरों के पैसे लेके कंपनी में जमा कराए तो वो लोग दुखी हैं। इसी तरह से जिनको ज़्यादा हैरेस किया गया उन लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मर गए इन पैसों के लिए, कई लोगों ने अपनी जान दे दी। तो उन लोगों को जो चले गए, जो पैसों के लिए चले गए, आज अगर इनको कुछ पैसा दिया जाता है ये लोग कम से कम नया वापस व्यापार शुरू कर सकते हैं या अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी मेहनत मजदूरी करके और समाज के अंदर सम्मान से जी सकते हैं। तो सम्मान से जीने का सबको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार सबको दिया हुआ, उसके तहत इनको भी सुननी चाहिए और इनको पैसा वापस देना चाहिए। क्या आह्वान करना चाहेंगे शासन और प्रशासन को, इनका पैसा मिले? शासन और प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कान के अंदर जो रुई भर रखी है, सुन नहीं रहे हो इनकी, तो कान से रुई निकालें और इन गरीब लोगों की सुने। क्योंकि इसकी जगह अगर कोई दूसरे दे रहे होते या कोई राजनीतिक मामला होता या ऐसा कुछ होता तो जल्दी एक्शन लेते। कम से कम थोड़ा बहुत गरीबों की भी सुन लो और इन गरीबों का पैसा, जो जमा पैसा है, जो कोई ये आपसे कुछ मांग नहीं रहा, जमा पैसा, वो इनको वापस लौटाने का प्रयास करें और जैसे भी इनको स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का एक अधिकार दें। कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही क्या? यहाँ उनका स्वार्थ नहीं है जिसमें किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। आज की तरफ, आज की ज़माना ही ऐसे है, जिसको जो फ़ायदा मिलता है उस जगह सब जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों को इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिखता, इसलिए क्यों आएंगे इनके धरने पे और क्यों करेंगे कुछ? उनको जहाँ पे फ़ायदा हो, जहाँ पे इनकी पूछने वाला हो, वहाँ लोग ये जाते हैं, बाकी क्यों जाएंगे? इसको राजनीतिक मंच नहीं, ये एक गरीबों का मंच है। थोड़ा बहुत वो राजनीतिक मंच होता तो तुरंत से दौड़ के आ जाते हैं। शायद इनको पैसा नहीं मिला तो देश का सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हैं इसको। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो जिनका पैसा है वो पैसा है उनका खुद का पैसा, जेब का पैसा है, जेब से लोगों ने लूट के ले लिया और वो पैसा इनको वापस नहीं मिल रहा, तो इससे बड़ी और दुर्दशा क्या हो सकती है? सर, मेरा नाम घनश्याम लाल रावल है, निवासी रामा, उदयपुर। मैं PSL में पहले काम करता था, लोगों से पैसा लाया और जमा कराया है। अब लोग पैसे मांगते हैं तो ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं वो आपको हम बता नहीं सकते हैं। माँ बहन से गालियाँ देते हैं, तो अब जाएँ तो जाएँ कहाँ से? सर, जो मैंने पैसा जमा कराया है वो लोग पैसे मांग रहे हैं। वो किसी ने शादी के नाम से कराया है, किसी ने पढ़ाई के नाम के बच्चों के जमा कराया है और वो 5-3-4 साल में 5 साल में डबल करके देंगे, ऐसा करें। मैं भी एजेंट था, काम करता था इस कंपनियों में। मुझे क्या पता कि इसमें ऐसा हो जाएगा। और लास्ट में कंपनी बंद हो गई, बैंड लगा दिया सरकार ने। अब लोग वो पैसा मांग रहे हैं, तो अब हम गांठ से पैसे तो दे नहीं सकते हैं। इतनी खेतीबाड़ी भी नहीं है कि हम बेच के उनकी इतनी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा मांग रहे हैं, उनका हक है, उनसे पैसा लाया तो वो मांगेंगे। लेकिन अब हम गांठ से पैसे नहीं देखते हैं, इसलिए सरकार से क्या कह रहे हैं कि हमारा पैसा जहाँ भी है, हमारा पैसा जमा हुआ है, वो ब्याज सहित नहीं तो मूल भी दे देगा तो ले लेंगे, आधा दे दे तो ले लेंगे। लोगों को समझा दूंगा, बस यही मेरा कहना है। पैसे कहीं से भी जितना दे सकें वो दे दें, मैं समझा दूंगा लोगों को। और वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, वो व्यवहार बिगड़ गया, कहीं मार्केट में खुला चल नहीं सकते हैं और लोग अब कहीं कहीं तो पत्थर लेके भी दौड़ते हैं। तो क्या करें, सुनना पड़ता है पैसा लाएँ तो। सर, मेरा कहना है कि जो लोग गालियाँ दे रहे हैं तो वो उनका हक बन रहा है, उन्होंने पैसा जमा कराया, गालियाँ देंगे। लेकिन मैं सुन रहा हूँ, मेरी लाचारी है, क्योंकि मेरे आगे कर भी कुछ नहीं सकता हूँ। मेरी जो लाचारी है वो उसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि उन्हीं सरकार ने जिन्होंने सरकार कंपनियों को बंद कराया, बैंड किया, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम जैसे तैसे 5-6 साल 2013 से 12 से छुप के जी रहे हैं। 1-2 साल और जिएंगे, लेकिन पैसा हमारा जमा करा दें। लेकिन हम कहीं के नहीं रहे। सर, पैसा जमा कराया है, वो कस्टमर तो बहुत सारे हैं, मैं एजेंट था इसलिए 100, 200, 250, 300 ग्राहक हैं, छोटे बड़े। पैसा जमा कराएं। अब वो मैं घर पे नहीं रहता हूँ, काम पे जाता हूँ, कहीं भी छोटा बड़ा काम करता हूँ, तो लोग घर पे आके मेरे घरवाली को गालियाँ देते हैं, अनसन बोलते हैं। शाम को आके फिर वो बताती है ऐसा ऐसा हुआ है,
तो इसलिए सरकार से अनुरोध है सर, मैं जो भी मेरे साथ जो बीत रही है आज, वो मुख से आपको नहीं बता सकता हूँ टोटल बात, लेकिन जो भी है वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कल हमारे परिवार के साथ कुछ हो गया है तो उसके ज़िम्मेदार सरकार रहेगी, कल मैं रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है सुनने की, और उसकी सब जिम्मेदारी सरकार की। सर, आज मैं जिस स्थिति में जी रहा हूं, जो मेरे साथ जो बीत रही हैं उसकी टोटली जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जो लोग मेरे साथ गालियाँ दे रहे हैं तो उनके हक मांग रहे हैं, वो पैसा मांग रहे हैं, देंगे गाली, लेकिन मैं जो मेरी मजबूरी है मुझ सुनने की, वह सुन रहा हूँ। लेकिन जो भी मेरे साथ, अगर कल मेरे साथ ऊंची नीची कोई बात हो गई है या कुछ हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सर, मेरे ज़िंदगी का जो आज मेरे बच्चे जो मैं रोज़ इसमें काम करता था तो बिल्कुल बेरोज़गार हो गया हूँ, तो अब उसकी जिम्मेदार सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम हमेरलाल गमेती है सर। मैं रामा से रहने वाला हूँ सर। मैं दो कंपनी में काम किया था मैंने। एक PSL इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, उसमें लोगों पे इन्वेस्टमेंट करवाया था, और दूसरा एक जी लाइफ इंडिया कंपनी थी, उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया था, उसके बाद में ये 2014 के बाद में ये सारी कंपनियों का पैसा बंद कर दिया गया। उसके बाद में अब मैं बहुत ही बेरोज़गार हो गया हूँ और लोग मुझे गाली भी देते हैं। उसकी जिम्मेदारी है सरकार की रहेगी, और मैं अभी मार्केट में कहीं काम भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट में गाली गलौज करते हैं लोग, तो वो भी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। जो जीवन का जो भी कुछ हो रहा है वो उसके जिम्मेदार सरकार, और सरकार ने इस पैसों का बैंड लगाया हुआ है। मेरी जो ज़िंदगी जो अच्छे जी रहा था पहले लेकिन इसके आने के बाद में मेरी ज़िंदगी को बेकार कर दिया है। मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ, सबकी जिम्मेदार ये सरकार हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ ठगी पीड़ित अपना दर्द बता रहे हैं। सरकार ने इनका सब कुछ छीन लिया है, रोजी रोटी, रोज़गार, मान सम्मान। न जाने ये आंखें बोल नहीं पा रही है, कुछ देख नहीं पा रही है, कुछ समझ नहीं पा रही है। सरकार ने अचानक जिस प्रकार से ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद जिस प्रकार से इन कार्यकर्ताओं को रोड पे लाने का काम किया, जिस प्रकार से सरकार ने षड्यंत्र के साथ इन 42 करोड़ लोगों के साथ जिस प्रकार से छल किया है, कहीं न कहीं ये एक मिली-जुली, कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की ये साझेदारी है। इसीलिए ये इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार 47 दिनों से संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक इनके आंसू नहीं सूख पाए हैं। ये 47 दिनों से एक धन को बचाया हुआ है, वो आपने लूट लिया, और रोज़ मेहनत करके फिर सदस्यता लेकर फिर इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए रोज़ पैसा लगाना पड़ रहा है, रोज़ किराया फूंकना पड़ रहा है, रोज़ घर से निकलना पड़ रहा है, और इन कलेक्टरी के सामने, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ढांचों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी बेबसी है इस देश की, जिस देश में भारत सबसे अग्रणी रहता है, शांति की बात करता है, भारत उन विषयों को उठाता है जो विश्व में जटिल विषय होते हैं, उन पर उठाता है, लेकिन भारत के अपने ही नागरिक आज अपने ही पैसों के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर का नेताओं के मत्था टेक रहे हैं। कभी मंदिर पे मत्था नहीं टेका था, इन नेताओं के इतना दफ्तर मत्था टेक चुके हैं, लेकिन कहीं से भी राहत की उम्मीद नहीं मिल रही है। और आज 47 दिन बीत जाने के बाद भी, इतने बड़े आंदोलन करने के बाद भी अभी तक आशा की किरण कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें देखेंगे हम इस पूरे आंदोलन में ज़्यादातर जिनकी एज है वो लगभग 60 से ऊपर वाले सभी लोग हैं। अभी तक अपने पैसे के लिए किस प्रकार से लगभग देश में 400 से ज़्यादा जगह आज ये धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी, बेरी और गूंगी बन चुकी है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ राजशाही, जहाँ फ़ायदा मिलता है नेताओं को, वहाँ तो अपनी आवाज़ उठा लेते हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आज इन गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए, आज इन बेबस लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कहीं खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और उल्टा इन्हीं लोगों से उल्टा सवाल किया जा रहा है, क्या हमसे पूछ के पैसा जमा किया था? अरे तुमने जब लाइसेंस दिया, तुमने लूटने का लाइसेंस दिया, तभी तो इन लोगों ने देखा
उन कंपनियों वालों ने समझाया, तभी तो इन्होंने पैसा जमा किया। इनका क्या कसूर है? जब इनकी लेन देन अच्छी चल रही थी, इनकी इनकम अच्छी हो रही थी, ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे थे। आपके बिना सहयोग से, आपकी बिना योजना लिए ये संभल हो रहे थे, ये सशक्त हो रहे थे, और आपने अचानक इसके ऊपर बैंड लगा दिया। और बैंड ऐसा लगाया कि आज इनको रोड पर 47 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। न जाने कितने दिन और संघर्ष करना पड़ेगा। ये अंधी बेरी गूंगी सरकार इतने बोर्ड लगा कर ये चिल्ला कर कह रहे हैं, न जाने कब इनको पैसा मिलेगा, कब सरकार सुनेगी। आवाम अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका भुगतान शीघ्र करे, जल्दी करे, इनको मजबूर न करे, लाचार न करे। रावण जैसे और बड़े से बड़े राक्षसों का भी संहार हुआ है, उनका भी अंत हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ये जनता परास्त कर दे, कहीं ये जनता आपको फिर एक बार उल्टी पछाड़ दे। इसलिए आप समय रहते अपने दायित्व को, कर्तव्य को निभाइए और इनको राहत प्रदान कीजिए। ये जनता है, जनता के हाथ में ही सबसे बड़ी ताकत होया करे है, और ये ताकत के समय ये अपनी ताकत दिखाते भी हैं। इसलिए कि ये बात को भूलना नहीं चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए इनका भुगतान करें और इस देश में अमन और चैन और शांति और सशक्त उन्नत भारत को स्थापना करने में इन लोगों की बड़ी भागीदारी है। कहीं न कहीं आप लोगों की भी तनख्वाह देने में इन लोगों का बड़ा सहयोग है। इन्होंने टैक्स दिया है, तब जाके आपकी कई तनख्वाहें ले रहे हैं। मंत्री से लगाकर छोटे से छोटे संतरी भी ये जब तनख्वाह दे ये कुछ खरीदते हैं या काम करते हैं, तब आपकी भरपाई होती है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इनके जनता के हित में आप फैसला लें और इनको राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।